तो जैसे कि पिछले क्लास में तुम लोग को बताया गया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, अभी क्या क्या कवर किए हैं हम लोग, तो मैं बताना चाहूँगा फिर से कि हमने हिंदू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किया है। उसके बाद हमने किया था सिख का किया था, जिसमें गुरुद्वारा हम बताए थे, महंत के बारे में बताए थे, कुका मूवमेंट के बारे में बात किए थे, नामधारी मूवमेंट के बात किए थे, निरंकारी मूवमेंट के बारे में बात किए थे, करेक्ट। उसके बाद हम डायरेक्टली पारसी मूवमेंट पे आए थे। तो पारसी मूवमेंट से मैं थोड़ा सा तुम लोग को रिकैप करवा देता हूँ सो डैट विल गेट ए फ्लो। देखो इसमें क्या कि रहनुमाई, ठीक है, मजदियासन सभा, इसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन कहते हैं। इसमें जो वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पारसिस लोग थे, जैसे दादा भाई नारोजी, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, JB वाछा, SS बेंगोली और नारोजी फरदोंजी, ये सभी इन्होंने ही रहनुमाई मजदियासन सभा इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था 1851 को। हाँ, इसको हम कह सकते हैं एट द मिडल ऑफ 90th सेंचुरी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी तुम्हारा सोशल कंडीशन है पारसिस को, उसको फिर से रिजेनरेट किया जाए, ठीक से बनाया जाए, हाँ, और रिस्टोर किया जाए जो जोरोस्ट्रिज्म जो रिलीजन है, जो बोले थे कि ये फायर एक बहुत बड़ा कल्ट है, यहाँ पे सेक्रेट माना जाता है, जो कि हम बताए थे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, उसको प्रिस्टीन प्यूरिटी, यानी कि जो पहले जोरोस्ट्रिज्म का जो रिलीजन चलता था उसके हिसाब से फिर से उसको रखा जाए, क्योंकि जो भी समय के साथ जो भी त्रुटि आए हैं उस त्रुटि को हटाते हुए रिबैक करना है। तो यही तो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जो बेटर है उसको आप ले लीजिए पहले वाला। रासगोप्तर, वॉइस ऑफ ट्रूथ वॉज इट्स वीकली ऑर्गन, एक इसका जो एलिमेंट है वो तुम्हारा रासगोप्तर है। इट स्टूड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स। आपको मॉडर्नाइज करना होगा, समय के साथ बदलना होता है सभी चीज़ को, यदि हम स्टिक रह गए। यही कारण है कि बहुत सारा धर्म जो समय के साथ नहीं बदलता है और रेडिकल हो जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखो, इट लॉन्च्ड आवर स्ट्रगल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमंग वुमेन। जानते हो, महिला सशक्तिकरण पर बात था, उसको एजुकेशन देने का बात था, लीगल स्टेटस किस तरह मिलना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में हमने जानकारी लिया था पिछले क्लास में। और ऑल्सो स्ट्रगल, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होना चाहिए, यदि पिता का कोई ज़मीन है तो पुत्र को भी मिलना चाहिए और बेटी को भी मिलना चाहिए और उसके काउंटर पार्ट को भी मिलना चाहिए। और मैरिज, पारसी कम्युनिटी का भी मैरिज हो तो उसका अपना स्पेशल तरीका हो, जैसे हम किए थे कि नहीं किए थे, हिंदू के लिए अलग है। बिल्कुल लाए थे कि नहीं, किसी से लाए थे? कौन सा सभा था वो? ब्रह्मो मैरिज वाला एक्ट जो था, ठीक है ना। तो अब ऑल टुगेदर हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मुस्लिम रिफॉर्म्स। तो बच्चे लोग, मैं तुम लोग से यही पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि मुस्लिम रिफॉर्म्स में क्या क्या अभी तक तुम लोग को नॉलेज है, जो कि मैंने बताया था। तो यहाँ से हम पूछना चाहेंगे कोमल को कि कोमल कितना जानती हो तुम मुस्लिम रिफॉर्म्स के बारे में? एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। रिवाइवल ऑफ इस्लाम, ठीक है, चलो ठीक है, तुम बता दो, ठीक है, मैं ज़्यादा तुम लोग को टाइम नहीं दे सकता हूँ। दिल्ली सल्तनत बता देगा तुम? हाँ बिल्कुल, सर सैयद अहमद खान काम किए थे इस पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। तुम काहे दिल्ली सल्तनत पहुँच गया? पूछते हैं, आम बोलता है कि इमली भी नहीं बोलता है, सेक्रेटरी कैसे डायरेक्ट पहुंच जाता है? क्या करना शुरू कर दिया? हो वाला करना शुरू कर दिया, तो फिर सम्राट जमाने का तो कोई बातें नहीं है यहाँ पे। हम बोले कि मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या जानते, क्लास में थे कि नहीं थे तुम? वहाबी मूवमेंट, इतना बड़ा कुछ हुआ था, रेडिकल मूवमेंट था, कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे पटना गढ़ था, बरेली गढ़ था, सहारनपुर गढ़ था, पागलपंथी मूवमेंट बताए थे, सब तुम लोग पागल बन के भूल गया सब तुम लोग। हल अहल ए हदीद के बारे में बताए थे तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं है, हम समझते हैं तुम लोग का ब्रेन उतना अच्छा नहीं है, इट्स फाइन। देखो वहाबी मूवमेंट देखो, किसी का भी ब्रेन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल जो है ना, बार बार पढ़ने से ही होता है, बस एक ही बार तो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखो तुम, हम लोग करते हैं इसका स्पेशली जो भी हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑप्शनल में, तो बार बार पढ़ने की वजह से ना माइंड पे बैठा है। तो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, यदि कोई टॉपिक रिपीटेशन होता है तो माइंड में गजब बैठता है, समझे ना। ऑप्शनल में ये भी आएगा, फिर समझो उस समय कितना इम्पैक्ट करेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसमें समझो कि वहाबी मूवमेंट हम लोग करने वाले पहले स्टार्टेड इन इंडिया इन 1821 अंडर द लीडरशिप ऑफ सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ये सैयद अहमद खान नहीं है, दूसरा है,
ठीक है। ये सैयद अहमद जो रायबरेली के थे, देखिए उत्तर प्रदेश, इसके नेतृत्व के अंदर स्टार्ट हुआ था 1821 में, जो कि किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द दिल्ली सेंट शाह उल्ला। ठीक है, उल्ला जो था तुम्हारा, ठीक है, सेंट जो थे दिल्ली के, उससे प्रभावित हुआ था तुम्हारा कौन, तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। मेन जो सेंटर था वो पटना था, मैंने पहले ही बताया था, वहाबी मूवमेंट का बहुत बड़ा सेंटर तुम्हारा पटना था। अब देखो, दिस मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो पॉलिटिकल पावर है उसका चेंज होना चाहिए, रिस्टोर होना चाहिए, और रिलीजियस लाइफ में रिफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज अ काइंड ऑफ होली वार। कई लोग बोलते हैं कि होली वार है, मगर ये गलत है, यहाँ पे होली वार नहीं है, ये पॉलिटिकल वार था। यदि तुम सऊदी अरब का कॉन्टेक्स्ट से समझोगे तो ये होली वार कभी था ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल गेन करने के लिए, मैं तुमको ऑप्शन में बताऊंगा, यहाँ पे अलग बात है कि लिख दिया गया है, ठीक है। इट वॉज अ रिलीजियस इन फॉर्म बट पॉलिटिकली, हाँ लिखा तो है, देखो देखो बहुत सही है, लिख दिया है कि ये दिखने को तो रिलीजियस फॉर्म में था, मगर इसका इंटेंशन कुछ और था, पॉलिटिकल था, समझे ना, इसका इंटेंट कुछ और था। सैयद अहमद वाज किल्ड, बालाकोट तुम्हारा जब अटैक हुआ, बैटल हुआ था, उसमें 1831 में चल दिए ये अपना। ही कैंपेन इनिशियली अगेंस्ट द सिख ऑफ पंजाब बट आफ्टर एनेक्सेशन इन 1849 द मूवमेंट टर्न एंटी ब्रिटिश, क्योंकि 1849 में पंजाब को ले लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो अब ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया ये, पहले सिख के अगेंस्ट था ये, वहाबी मूवमेंट सिख को खत्म कर देंगे। जैसे ही इसने कैप्चर कर लिया तो अब बोला कि अब हम ब्रिटिश को खत्म कर देंगे, समझे। दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड, ब्रिटिश ने 1870 के दशक में पूरी तरीके से ये वहाबी मूवमेंट को खत्म कर दिया, समझे। अल ए हदीद, देखो दिस वॉज लेड बाय नवाब सिद्दीक हसन खान और शाहिद नज़ीर, 1850 के दशक में हुआ था ये चीज़। ये मॉडरेट फॉलोअर्स थे, ये भी मतलब शाहिद अहमद ऑफ रायबरेली के ही फॉलोअर्स थे। दे डिड नॉट रिगार्ड हिम एज अ महदी एंड नॉट एक्सेप्टेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। मगर जो जिहाद बताए थे ना कि जिहाद मतलब अपने रिलीजन के लिए दे दो, कुछ भी कर दो, अपना जान भी दे दो, जिहाद में एक्चुअली जिहाद पॉजिटिव सेंस में बोला जाता था। जिहाद का मतलब था कि कोई सही चीज़ के लिए तुम कुछ करना, और यहाँ पे तो सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ है, वो इसी पे बहुत बड़ा डिबेट है। अरे मारना किसी के लिए सही कैसे हो सकता है, ये बताओ ना तुम, समझे बात को। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉट एक्सेप्ट, यानी कि इसने क्या ये महदी को नहीं किया है, यानी कि ये जिहाद वाला कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मॉडरेट बिलीवर बोला जा रहा है, पूरा रेडिकल बिलीवर नहीं है, हल्का चीज़ फॉलो कर रहा है उसका, समझे। अहले हदीद वाज अ ब्रांच ऑफ तारीक़े मोहम्मदिया। तारीक़े मोहम्मदिया एक तुम्हारा ब्रांच है, उसका एक छोटा सा एक तुम्हारा एक बहुत बड़ा ब्रांच, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा है तुम्हारा अहले हदीद। जो लीडर्स थे अहले हदीद के, रिजेक्टेड सूफीज़म। हाँ, सूफीज़म पे बात नहीं करेगा लोग, क्यों बोलता है कि सूफीज़म क्या है तुम्हारा, ये इम्प्योर चीज़ है, क्योंकि कहीं पे भी कुरान में सूफीज़म का कोई जिक्र ही नहीं है। ये सब दरगाह सिस्टम कहीं कुरान में लिखा ही नहीं गया है, सूफी सेंट कहीं कोई बात ही नहीं है। सूफी सेंट ये तो तुम्हारा सूफीज़म के टाइम में आया था, एट द सेम टाइम भक्ति मूवमेंट चल रहे थे तब, अरे गेटिंग नहीं। तो ये बोला कि हम सूफीज़म के अगेंस्ट है, ठीक है, और ये पॉलिथिज्म को कंडेम करते थे, यानी कि एक से ज़्यादा खुदा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। द मूवमेंट एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एज इस्लामिक एंड अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ डाउरी एज अ नॉन मुस्लिम इनोवेशंस। बोला कि डाउरी वाला तो मुस्लिम में कहीं है ही नहीं, और ये देखा देखी मुस्लिम भी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि हिंदू का तो बहुत बड़ा तुम्हारा ये रहा है ना, एलिमेंट रहा है डाउरी, ठीक है। तो बोला कि मुस्लिम क्यों लिया, मुस्लिम में कहीं कुरान में लिखा ही नहीं है, नंबर वन। दूसरा कि विडो रीमैरिज बोलता था होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव थॉट वाले थे, समझे, थोड़ा प्रोग्रेसिव था, मगर थोड़ा सा नेगेटिव भी था कि सूफीज़म को बिलीव नहीं कर रहा था। हाँ, तो वो अलग है ना। अब देखो करोड़पति है, अरबपति है, नहीं देखो कभी भी शादी होता है तो गिफ्ट देते हैं ना, है ना, वो गिफ्ट देते हैं यार। अब गिफ्ट को तुम डाउरी में नहीं ले सकते हो। डाउरी देखो, डाउरी का पहले डेफिनेशन समझना होगा तुम लोग को, डाउरी क्या चीज़ है। यहाँ पे लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं डाउरी, बात समझो। डाउरी का मतलब ये होता है कि जब तुम मांग रहे हो कि हमको इतना इतना दहेज चाहिए, हम 5 लाख 6 लाख हमको चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लड़का है इसलिए हमको चाहिए। यदि आप हमको नहीं देंगे तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ये इसको डाउरी बोलते हैं। कोई डाउरी को गलत इंटरप्रेट ना करे। डाउरी ये नहीं है कि जैसे कि दो के बीच में शादी हो रहा है तो लड़की का जेवर है, इस तरह का जो भी ऑर्नामेंट्स,
अब ऑर्नामेंट्स पहन के आ रहा है कोई, तो वो डाउरी कैसे हो सकता है? वो तो विश्वास के साथ माँ बाप ने गिफ्ट किया है ना। तो यहाँ हमको समझना होगा कि गिफ्ट और डाउरी में अंतर है। तो कल के दिन में तुम भी बोल सकते हो कि सर हमने जो आपको गिफ्ट दिया था क्या डाउरी दिया था? नो, वो तुमने खुशी से हमको कुछ प्रेजेंट दिया था। तो हम हर प्रेजेंट को डाउरी के अंदर नहीं ले सकते हैं। डाउरी फोर्सफुल चीज़ है, डाउरी एक कंडीशन है, जिस कंडीशन वो फिक्स्ड है कि ये कंडीशन पूरा नहीं होगा तो आई नॉट गो फॉर मैरिज। समझे ना? ये होता है, ये समझना होगा तुम लोग, ठीक है ना। ये चीज़ उधर भी मिसलैग हो गया, हमारे में भी, तो मैंने समझाया ये चीज़। अब डैट डजंट मीन कि शादी ब्याह होता है तो लड़की यदि जेवर पहन के आता है और लड़की यदि शादी में पैसा इन्वॉल्व लगता है तो लड़का का भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको डाउरी कैसे तुम सोचोगे? शादी मंदिर में भी होता है तो वहाँ पे 10-15 हज़ार खर्च होता है, तो उसको डाउरी में कैसे आप जोड़ सकते हो? इसका मतलब आपको यदि डाउरी वोरी है तो आप कोर्ट मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, और फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए भी आप तैयार नहीं हो। और गेटिंग भी समझने का प्रयास करो। लोग इसको भी डाउरी में समझ लेते हैं, ये डाउरी नहीं है। यदि डाउरी समझते तो भूखा नंगा वाला सोच है किसी का, ये बात को समझना होगा बढ़िया से। डाउरी इज ऑल टुगेदर एक कंपल्सन, इस कंपल्सन को आप पूरा नहीं करते हो तो हम नहीं करेंगे रिश्ता, इसको बोलते हैं डाउरी। जेवर दे रहे हो, जेवर देना एक नॉर्मल ट्रेंड है हमारे इंडियन सोसाइटी में। हमारे नॉर्मल सोसाइटी क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल ये देखो, है ना। तो इसको कोई, इस अंगूठी को कोई यदि डाउरी बता दे तो हम नहीं समझते कि वो तो जस्टिफिकेशन प्रॉपर है। आपको सेग्रीगेशन करना होगा, और गेटिंग में आपको सेग्रीगेशन करने होंगे कि व्हाट इज अ डाउरी, व्हाट इज नॉट डाउरी। होप सो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बात समझो यहाँ पे कि द मोमेंट एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एज इस्लामिक एंड अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ डाउरी एज अ नॉन मुस्लिम इनोवेशंस। और गेटिंग मी कि डाउरी तो मुस्लिम में है ही नहीं, तो हम क्यों कॉपी पेस्ट किए हैं? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए एज पर द अहल ए हदीथ, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट देखो, इसको क्वादियन मूवमेंट भी कहते हैं, ये समझना होगा तुम लोग को। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अराउंड 1899, ठीक है, एट अ टाउन एट अ क्वादियन। क्वादियन तुम्हारा कहाँ पे हो? गुरदासपुर पंजाब के आसपास एरियाज में है, समझे, उधर उस तरफ है क्वादियन। ये बोला कि ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? लगभग अंतिम में कह सकते हैं हम लोग 20वीं सेंचुरी के निकट स्टार्ट हुआ था। टाउन क्वादियन में हुआ था। लीडर कौन थे इसके? मिर्जा गुलाम अहमद थे, क्वादियन के, गुरदासपुर, वही बोले ना, गुरदास पंजाब के। तो ये अहमदिया मूवमेंट है, सो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। ही बिगैन हिज वर्क एज अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम अगेंस्ट द पॉलिमिक्स ऑफ द आर्य समाज। जो आर्य समाज का जो देखो, अब आर्य समाज के बारे में क्या बताए थे तुम लोग को कि थोड़ा सा अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा था। आर्य समाज किसका है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज तुम्हारा उसका ऑल टुगेदर राजा राम मोहन रॉय। और आर्य समाज किसका था? दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद। तो बोला कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भी विचारधारा था, यानी कि आर्य समाज का जो भी विचार, उसका अगेंस्ट था। क्योंकि जानते हो कि अब कोई एक रिफॉर्म्स कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे रिलीजन को पड़ता है। तो वही चीज़ है कि ये अपना वर्क करना शुरू कर दें कि इस्लाम को किसी तरह डिफेंड करना है अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ आर्य समाज। एंड द क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन का भी अपना ही चल रहा है कि किसी तरह कन्वर्ट करके रख लें हम, और किसी तरह मास बढ़ा दें अपना, क्योंकि पॉपुलेशन जितना मेरा विचारधारा का होगा उतना ही हमको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा कंट्रोल करने में। सुधी मूवमेंट किसका चला था? बिल्कुल, तो वो रेडिकल था ना। और मैंने बताया था कि जो सुधी मूवमेंट बाद में जाके क्या बन जाता है? कम्युनलिज्म का बीज बोया जाता है उससे। हाँ, उसे इम्पैक्ट होता है कम्युनलिज्म में। आर गेटिंग मी? तो यही चीज़ बात है यहाँ पे कि इन 1889 ही क्लेम टू बी अ क्या है? मसाया, ठीक है। मसाया अपने आप को क्लेम करता है कि हम ही तो है, ठीक है, हम ही तो मैसेंजर है और महदी। एंड लेटर ऑल्सो बी इंकारनेशन ऑफ द हिंदू गॉड कृष्णा एंड जीसस रिटर्न टू अर्थ। बोला कि हम ही तो है, हम हिंदू गॉड कृष्णा ही हैं, हम जीसस रिटर्न हो गया अर्थ पे, हम ही तो है। घोषित कर दिया आपने आपको। जब घोषित कर देता हम तो तुमको बोलते हैं ना कि हम भी विष्णु का अवतार है, बोले देख नहीं बोलते। इसका क्यों? हम, मेरा टोन डिफरेंट था कि कोई भी ठग के चल जाएगा तुम लोग को, कोई भी तुम लोग को ठग लेगा जी, और तुम बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाओगे। हम तुमको बोल दिए कि देखो बुद्धा अवतार थे, देखो बुद्धा को जब अवतार बता दिया गया विष्णु का, तो क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म में थे वो पूरी तरीके से माइग्रेट करके हिंदुज्म में आ गए। बोले कि जब गॉड इनका ही है तो यही करेंगे, इससे बढ़िया और भी गॉड है इनमें। जब बुद्धा बन गया विष्णु का अवतार, तो अब वही बात है कि हम भी इसी कॉन्टेक्स्ट में तुम लोगों को बोलते थे कि लेट से हम विष्णु के अवतार हैं और नाम भी मेरा भगवान का है, लेट से, है ना। तो तुम लोग तो बहुत जल्दी बोले बाप रे भगवान का अवतार आया है पढ़ाने के लिए,
तो जल्दी हो जाओगे। यानी कि जो हम बोलेंगे सैक्रोसेंट है, हमारे खिलाफ कुछ बगावत होगा ही नहीं, तो ये बगावत ना हो, रिवोल्ट ना हो, इसलिए ये सब चीज़ किया जाता है। और उसके लिए तुमको इंटेलेक्चुअल होना होता है ना। और यही कारण है कि गॉडमैन का इतना बड़ा इंडस्ट्री चलता है। राम रहीम कैसा गॉडमैन था? तो बात समझ में प्रयास करो कि एक झूठा वादा होता है, वो झूठा वादा से बचना है। क्या गॉड है, कौन गॉड नहीं है, इतना भगवान बुद्धि नहीं दिए हैं तुम लोग को कि समझने के लिए। पर लोग फिर रेडिकल हो जाते। समझो यही चीज़ हुआ था यहाँ पे कि अपने आप को गॉड बता दिया, और गॉड केवल मुस्लिम का ही नहीं बता रहा है, सबका गॉड बता रहा है वो कि रिटर्न हो गया जीसस फिर से, कृष्णा जी वाला आ गए धरती पे। तो ये सब ठगी है एक तरह से। देखो, अहमदियाज अपोज जिहाद और सेक्रेड वार अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। बोला कि जिहाद को मैंने अपोज किया, बोला कि जिहाद नहीं हो सकता, जिहाद गलत बात है। नॉन मुस्लिम को अटैक इस तरह नहीं किया जा सकता है जैसे कि पहले तुम्हारा ये वहाबी मूवमेंट में किया गया था। और गेटिंग मी एंड स्ट्रेस फर्टर्नल रिलेशन अमंग द पीपल, और हर एक पीपल के बीच में ब्रदरहुड होना चाहिए, फर्टर्निटी होना चाहिए। तो ये सेंस में तो कहोगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन। देखो इतना ही नहीं, इंडियन मुस्लिम के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, और एक नेटवर्क बनना चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस का इस चीज़ को फैलाने के लिए कि यस वेस्टर्न एजुकेशन ही है जो सब चीज़ का सोल्यूशन है। तो अच्छी बात है ना। ये जो मूवमेंट जो हुआ है तुम्हारा अहमदिया मूवमेंट इज ऑल टुगेदर प्रोग्रेसिव मूवमेंट फॉर द मुस्लिम टू लिबरेट देम फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ रिलीजियस कस्टम्स। समझ रहे हो, जो कस्टम्स है, रूढ़िवादी सोच है, उसको हटाने के लिए वहाँ से प्रयास किए गए थे। ये सब चीज़ समझना है तुम लोग को। अब देखो, इट एम्फसाइज द ह्यूमैनिटेरियन एंड यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ इस्लाम। इस्लाम ऐसा है कि सब पे बैठ जाएगा फिट, कोई भी आदमी आए तो कोई भी आदमी को जस्टिस मिल सकता है, इस पे बात किया गया था। यूनिवर्सल एडवोकेट करना मतलब क्या कि सभी के लिए हो सकता है, ये रिलीजन सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ये हो गया। इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी रिगार्डेड बाय द मुस्लिम एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स पर्पस। बोला कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वो खराब नहीं है, वो भगवान का ही दिया हुआ चीज़ है, आप उसको डिस्कार्ड मत करो, ठीक है। एंड शुड बी गिवन रिलीजियस रिकॉग्निशन, और रिलीजियस रिकॉग्निशन आपको देना ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो भी हो रहा है, यू कांट गो अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यू हैव टू अडॉप्ट इट। और वही तो तुम्हारा वेस्टर्न प्रोग्रेसिव थॉट है, वही तो तुम्हारा रिनांस स्पिरिट है, वही तो तुम्हारा रिस्टोरेशन है, वही तो तुम्हारा एज ऑफ इनलाइटमेंट है। आर यू गेटिंग मी? यानी कि पूरा ये विचारधारा इंडियन मुस्लिम्स को देने का प्रयास करे कि आप उठो उठो। द मूवमेंट वाज स्ट्रिक्टली एपॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं था, ये रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है, एपॉलिटिकल नहीं था, समझे? ये मतलब सॉरी एपॉलिटिकल था, यानी कि पॉलिटिकल नहीं था, समझे ना। एंड इट वाज स्ट्रिक्टली अपोलिटिकल, मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, सिंपल समझो, ये है कहने का मतलब। कंजर्वेटिव इन सोशल मॉरल्स, हाँ ये आपको फॉलो करना होगा, ये सब चीज़ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिग्रेडेशन हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। देयर वाज अ स्प्लिट इन दिस मूवमेंट, 1914 में ये स्प्लिट हो गया, ये दो हो गया, क्वादियानी और लाहौरी बन गया। कि क्वादियान बताए थे ना ऊपर, अहमदिया मूवमेंट क्वादियान मूवमेंट भी है। 1914 में क्या हुआ कि डिवाइड हो गया, एक लाहौरी मूवमेंट बन गया और एक तुम्हारा क्वादियानी मूवमेंट बन गया। क्वादियानी वही जो गुरदासपुर पंजाब का एरिया है, उसको क्वादियान बोलते थे, ठीक है। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट तुम्हारा सर सैयद अहमद खान किए थे, 1860 में स्टार्ट किए थे। ये क्या है कि वो जुडिशियल सर्विस में थे कंपनी का, ठीक है। जब रेवेलियन हुआ था 1857 का, उस समय ये ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी काम कर रहे थे एंड स्टूड लॉयल टू द गवर्नमेंट, इसलिए सरकार को याद रह गया इसका लॉयल्टी, और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बहुत फेवर किया है और कहीं ना कहीं इनको एज अ टूल काम किया है। यहाँ पे नहीं लिखा होगा मगर बात समझने का प्रयास करो। जब ये अर्स्ट वाले इंडियन सब कंटिनेंट, और वो सब अभी देखोगे तो पाकिस्तान हो गया, लाहौर की स्पीच में इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही सिक्का का दो पहलू है, इस तरह का स्पीच था, इतना प्रोग्रेसिव था। मगर बाद में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट बाय द इंग्लिश माइंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो तुम्हारा वो था, वेस्टेड इंटरेस्ट था इंग्लिश का, इसके वजह से ये भी रेडिकल हो गए और इन्होंने बोला कि छोड़ दो, हिंदू कर ही रहा है, हम भी करेंगे मुस्लिम के लिए, नहीं हम मुस्लिम के लिए करेंगे तो मुस्लिम पीछे चला जाएगा। तो कुछ लीडर बेचारे बहुत मेहनत किए हैं मुस्लिम को भी आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो इसमें एक ये भी थे कि सर से वाज जुडिशियल सर्विस हो गया बेस्ड ऑन द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। देखो ये कैसे फैला रहे कि हाँ लिबरल इंटरप्रिटेशन, कुरान एज इट इज़ नहीं, उसको इंटरप्रेट करना होगा आपको, उस समय लिखा गया उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी के हिसाब से आपको चीज़ों को डालना होगा, समझे बात को।
जैसे इट एम्ड एट स्प्रेडिंग वेस्टर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम मासेस। होप तो समझ में आ गया, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या, साइंटिफिक सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने 1864 को इस्टाब्लिश किया गया था, इन्होंने किया है। और देखो क्यों, ताकि उर्दू ट्रांसलेशन हो, यानी कि वेस्टर्न साइंस उर्दू ट्रांसलेशन हो, और ताकि उर्दू लोग जानते हैं तो उर्दू में पढ़ेंगे तो लोग और करीब आ पाएंगे, क्योंकि जो नेटिव लैंग्वेज होता है, नेटिव लैंग्वेज में कोई भी चीज़ लिखा है तो और करीब आ जाते हो। ही बिगैन द पब्लिकेशन ऑफ उर्दू जर्नल, बताओ जर्नल भी छापना शुरू कर दिया इन्होंने, तहजीब अल अखलाक इन 1870 में ना, एक जर्नल भी छापना शुरू कर दिया इन्होंने। विद द फुल बैकिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ही फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल ऑन May 24, 1875। तो बैकिंग था जी सरकार का, हाँ, ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि खुद एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उनके बैकअप के वजह से, ब्यूरोक्रेसी के बैकअप की वजह से इन्होंने अलीगढ़ स्कूल तुम्हारा 1875 में खोला ऑन द बर्थ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का बर्थ था उसी डे में इन्होंने खोला है। ये अपग्रेड किया गया, इस स्कूल को कॉलेज में ट्रांसफर किया गया था 1877 में। और फॉर रनर ऑफ द अलीगढ़, यही तो है जेनेसिस तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और यही बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम। ये फॉर रनर मतलब क्या, आने वाले समय में यही बनेगा, ठीक है। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एम्फसाइज द वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी। देखो कितना बढ़िया बात है कि इस्लाम को जिस तरह इन्होंने इंटरप्रेट किया, इसमें पूरी तरीके से फ्री इंक्वायरी होना चाहिए, सवाल जवाब का पूरी तरीके से स्थान होना चाहिए, ये नहीं कि एज इट इज होना नहीं, जो दे दिया नहीं दे दिया, उसमें करो, सवाल करो, सवाल का आंसर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो इंटरप्रेट करो उस चीज़ को, है ना। एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द कुरानिक रिविलेशन एंड द लॉ ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस में कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट का बात है कि फिजिक्स ऐसा है, लॉ न्यूटन का लॉ ये है, तो पूरी तरीके से नेचुरल भाषा है वो। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया इसलिए कि हम नेचर का भाषा समझ गए। हम समझ गए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना स्टैटिक पे ही रहेगा जब तक कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता है, ये नेचर का भाषा हुआ कोमल। तो अब इसमें क्या, देखो इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट था इनका कि इसमें कोशिश किया कि जो नेचर का लॉज है, जो नेचर पूरी तरह से गवर्न करता है, जो यूनिवर्सल है, उसके साथ हम कंसोनेंस करें कुरान को। सो प्रोग्रेसिव थॉट ना, सो प्रोग्रेसिव थॉट। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि कुरानिक रिविलेशन और लॉज ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न साइंस, कंसोनेंस करना है इनको। प्रोग्राम फॉर रिफॉर्म्स वर्क एजुकेशनल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, सभी में चेंजेस लाना है ताकि पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का उत्थान हो सके। देखो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हुआ था 1886 में, ये किस लिए हुआ था, टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम। तो कॉन्फ्रेंस भी किया था इन्होंने अलग से। हिज वर्क इन 1860, जिसको बोलते हैं लोयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया, जो लोयल है इंडिया के लिए, जो मुस्लिम्स है, तो ऐसे करके इन्होंने एक स्टार्ट भी किया था प्रोग्राम। इन 1878 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और तुमको क्या चाहिए, हम बताए थे ना कैसे तुम्हारा काउंसिल का नाम चेंज कर दिया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव। ये तो और खतरनाक नाम है, इससे और पता चलता है कि बाहरी से कॉलोनी का इंटेंशन लेके आया था बनाने के लिए। इंपीरियल शब्द तो बहुत नेगेटिव शब्द है ना, ये तो इंडिया मतलब बाहर से लोग कोई आ रहा है। तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि कैसे आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे आप नाम चेंज कर दिए। तो मैंने बताया था तुम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें बहुत सारा चार्टर एक्ट में बताया था तुम लोग को। ये बात समझने का प्रयास करो कि उसके एक मेंबर भी थे ये। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड 1888 में, इनको भी टाइटल मिला था नाइटहुड का। ही अपोज इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल इन्होंने ही अपोज कहा था। आप बोला था हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू आइज ऑफ इंडिया, देखो बोल तो दिया है ना, दोनों एक है। ही फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, क्योंकि उस समय कहा था कांग्रेस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ योर हिंदूज। अभी देखो, अभी कांग्रेस का मुस्लिम दृष्टिकोण लगता है, अभी देखो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और बीजेपी हिंदू बन गया। तो हर समय हर युग में अलग अलग तुमको झेलना ही पड़ता है। इसमें तो कोई गवाह नहीं होना, इसमें तो कोई किसी को दो मत नहीं होना चाहिए कि हाँ कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है, मुस्लिम को जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया तो बहुत बड़ा तुम्हारा रोल है। कैसे कोई इंडिया में, मेरा हो सकता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगे किसी को, जो भी यूट्यूब में देखता है बाद में, तो हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए इस पर, मगर ये बात सही है कि कैसे इतना जनसंख्या को माइनॉरिटी कैसे घोषित कर सकते हैं आप। यदि माइनॉरिटी घोषित कर रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि आप रिजर्वेशन अलग तरीके से दो, है ना, आप मदरसा को रिफॉर्म करो, है ना, आप इक्वल राइट्स दो, इक्वल राइट्स की बात करो। किसी को डिक्लेयर कर देना और केवल पॉलिटिकल वोट के लिए, पॉलिटिकल गिमिक के लिए, मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। और हिंदू को डिवाइड कर देना और मुस्लिम का एक वोट बटोर लेना, यही तो कर रहा था कांग्रेस बहुत दिन से। बीजेपी ने डिफेंड कर दिया, बीजेपी ने क्या किया, मुस्लिम को छोड़ दिया, मुस्लिम के अंदर दो फैक्शन कर दिया।
तुम्हारा शिया सुन्नी, शिया को हाथ में रख लिया और इधर हिंदू को पूरा करके खींच लिया और ये प्रचंड बहुमत से आ गया। ये तरीका है कमाल, ये तरीका है सत्ता पे रहने का। और उसके बाद न्यूज़ चैनल वालों को बैठा दिया वहाँ पे कि भाई हमारा प्रचार करो अब तुम बैठ के, कॉर्पोरेट हाउस है, हम ही तो चला रहे हैं, तुमको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे तब कॉर्पोरेट तुम्हारा जो मालिक है उसको हम देख लेंगे। और उसके बाद अभी जो लॉज चल रहे हैं तुम्हारे, हाँ जो गाइडलाइंस 2021 का आया है वो भी पूरी तरीके से दिखता है, जो तुमको एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी कॉन्टेक्स्ट। सब एनालिसिस करना सीखो बच्चे लोग, सीखो। देखो ही फाउंडेड क्या है, यूनाइटेड नेशंस पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस। ही अपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस अलॉन्ग विथ राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। तो राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस वो भी इनके पक्ष में ही थे और दोनों ही वो करते क्वेश्चंस करते थे क्रेडिबिलिटी ऑफ कांग्रेस के ऊपर। तो ही फाउंडेड मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन 1883 में। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस तो किया ही था, साथ साथ इन्होंने एसोसिएशन भी फॉर्म किया था उस नाम से। पॉइंट्स एसोसिएटेड विथ हिम, जो पॉइंट्स थे, अब देखो पॉइंट बहुत जरूरी है। देखो उर्दू में जो शायर होते हैं बहुत फेमस होते हैं, जैसे राहत इंदौरी साहब थे, कितना कितना प्रखर शायर है ना, बहुत बड़ा शायर, अभी कहोगे बहुत बड़ा शायर थे। तो देखो शायर जो होते हैं तो वो तो बहुत छोटे शब्द में बहुत कुछ कह देते हैं ना, और उनका जो शायरी है तो हम तो क्या बोले, रोंगटा खड़ा हो जाएगा सुन के। यदि तो कोई साहित्य में इंटरेस्ट है मज़ा आ जाएगा सुन के उसको। और उसमें जो बोलते कि हम उनमें लाइन मुझे याद नहीं है, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि चोर उच्चकों को करो तुम प्यार या फिर वफादारी, ठीक है ना, चोर उच्चकों को करो तुम सम्मान, क्या भरोसा कब कौन किस सरकार में आ जाए। पूरी तरीके से सिस्टम पे वो वार है, पूरा खेला है। वाह शायर का ये होता है पावर, सॉफ्ट पावर। स्टेज पे आके बहुत कुछ बोल के चल दिए। अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता है, क्यों? आर्ट है, आर्ट का दम ये होता है बाबू, हंसते हंसते बहुत कुछ बोल के चल दोगे। तो कॉमेडी भी वही है। हम अगर देखो क्या हुआ, कपिल शर्मा का शो की यदि बात आता है तो मोटा लड़का, क्या नाम है उसका, कीकू शारदा, हाँ मोटा जो है बहुत गजब का कॉमेडियन है। मोटा नहीं बोलना चाहिए किसी को, आई एम सॉरी फॉर डैट। जो भी कैरेक्टर है तुम्हारा, क्या है, बच्चा यादव का जो कैरेक्टर करता है बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, जो बात है बहुत बढ़िया करता है वो। उसने अर्नब गोस्वामी का जो किया था, हमें ड्रग्स दो हमें ड्रग्स दो, क्या हुआ 3-4 दिन बाद ड्रग्स ढूंढ लिया उसके भारती को, जाके घर में जाके धर लिया उसको, तो ड्रग्स तो दे दिया उसको वापस। तो यही होता है। और देखो सच पूछो तो कौन ड्रग्स नहीं खाता है, सच पूछो तो सब ड्रग्स खाते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का परिभाषा, एक मारिजुआना भी ड्रग्स आता है, गांजा। और गांजा तो हमारा इंडियन सोसाइटी में सर्कुलेटी है, अंदर ही अंदर देखोगे तो सब लोग ले ही रहा है। तुम बाबा धाम जाओ, बोलबम जाओ, तुम कुंभ मेला जाओ, कुंभ मेला में बैठ के बाहर से आता है फॉरेनर लोग, ओ आई वांट टू वन ट्री वैसे करके पूरा ले लेगा, हमने देखा। ठीक है, बाबा धाम जाओ, पूरा बैठ के अपना दे रहा है, सब कल्चर है। तो जब वैसा कल्चर आपका कंट्री का कल्चर है और किसी के घर में आप जाके लगा देते हो, इन्वेस्टिगेशन कर देते हो, तो ये साफ साफ दिखता है कि ये बदला का राजनीति है। समझने का प्रयास करो, ठीक है, समझ में आया चीज़। तो पॉइंट के बारे में बात किए थे, तो पॉइंट कौन सा पॉइंट, प्रखर पॉइंट जो इन्वॉल्व थे इनके साथ, तो अल्ताफ़ हुसैन अली थे, मौलवी नज़ीर अहमद थे, मौलवी सिपी नुमानी थे, नाम भी कितना बढ़िया बढ़िया है ना। तो अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम, ठीक है, आई को ए पढ़ते हैं, ठीक है, अनुमान ए हिमायत ए इस्लाम। देखो दिस वाज फॉलोड इन लाहौर में 1886 में बाय मोहम्मद शफी और शाहदीन, बोथ वेर फॉलोअर्स ऑफ साइद अहमद खान, दोनों फॉलोअर्स थे। द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, जानते ही हो। द इस्लामिक सोसाइटी ओपनड स्कूल्स इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन, एम्फसाइज्ड फीमेल एजुकेशन, ठीक है। बात समझने का प्रयास करो कि जो इस्लामिक सोसाइटी क्या था, ओपन किया था स्कूल्स को ताकि वेस्टर्न एजुकेशन फैला सके, स्पेशली फीमेल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी, हाँ ब्रिटिश के लॉयल रहो, क्योंकि ब्रिटिश को लॉयल रहोगे तो हमारा एजुकेशन में हेल्प करेगा ये। यही तो चाहता है ब्रिटिश कि एक संप्रदाय को अपने हाथ में रख ले ताकि इसको लड़वाएंगे बाद में। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में देखो यही तो बड़ा बात हो जाएगा। 1905 का तुम्हारा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, समझे बात को। एंड अपोज द इंडियन, INC को अपोज कर दो, फूट डालो, राज करो। In 1869, the Anjuman e Islamia was organized in Lahore to teach Muslim youth the principle of Islam and elements of Western, दोनों को बैलेंस करके,
कि वेस्टर्न एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रिटिश का साथ देना चाहिए, और मुस्लिम एजुकेशन सभी के बारे में बता रहे हैं। तो समझिए अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम, समझ में आ गया तुम लोग को? स्पेशली फॉलोअर्स थे सर सैयद अहमद खान के ही डिसाइपल कह सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स कह सकते हो, जो फॉलोअर, हाँ फॉलोअर्स कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। नादवा उल उलामा लखनऊ में फॉर्म हुआ था 1895 में, ठीक है। फाउंडेड बाय द मौलाना सिपी नुमानी, जो थे ना ऊपर वाले, जो देखो बहुत बड़ा नाम, जो पॉइंट खुद थे, पॉइंट ने खुद फॉर्म किया है, ठीक है। लखनऊ में, लखनऊ देखो गढ़ है, शायरों का गढ़ है, नवाब का शहर है ना, लखनऊ बहुत बड़ा गढ़ है ना। तो देखो मुगल एम्पायर तो पूरा जुड़ा हुआ है लखनऊ से। आगे देखते हैं, तो क्या है तुम्हारा सिपली नुमानी, इनका डेट पीरियड देख लो। वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड अरबिक, गजब थे, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, पर्शियन और अरबिक में, एंड गजब के राइटर थे, उर्दू में लिखते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ रिफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल इस्लाम सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय कटिंग डाउन इट्स फॉर्मल स्टडीज, ऑल्सो इंक्लूडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन साइंसेज। कितना बढ़िया बात कर रहे थे, ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन और यूरोपियन साइंस, ये भी एजुकेशन हमारे मुस्लिम को मिले, समझ रहे हो ना। ही फाउंडेड द नवदा उलामा और दर उलूम, इन दर उलूम आया था ना वहाँ पे लखनऊ में, 19 इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया, बनाया है वो, जिसमें इन्होंने कोशिश किया कि वेस्ट एजुकेशनल आइडियाज़, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए सभी लोग को, मुस्लिम को स्पेशली। इट एम्ड एट रिफॉर्म्स इन मुस्लिम मोरल्स, हाँ थ्रू चेंजेस, मुस्लिम एजुकेशन थोड़ा चेंज करके मोरल्स को बिल्डअप करो, एथिक्स को बिल्डअप करो लोगों का। पढ़ लिख के आदमी एथिकल होता है कि नहीं होता, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना। इट एम्फसाइज अपन द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्रेजर, यही समझते थे कि एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ हो सकता है, जैसे कि हम भी मानते हैं, है ना। तो जो देखो एजुकेशन को रियल में समझता है, वो समझता है कि मात्र ये कि यही सोल्यूशन है, इसी सोल्यूशन के थ्रू हम जितने भी कन्फ्लिक्ट है वो सुलझा सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा चांस नहीं है, समझे ना। तो ये सब बड़े बड़े स्कॉलर हैं, ये सब जानते हैं कि एजुकेशन का रोल कितना, और यही चीज़ प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके मुस्लिम कम्युनिटी जो कि कंजर्वेटिव रहा है उसको रेक्टिफाई किया जाए। फरंगी महल मूवमेंट, देखो ये फरंगी मूवमेंट क्या है, तुम्हारा फेमस ट्रेडिशनल स्कूल है तुम्हारा फरंगी महल इन लखनऊ। इसमें सूफीज़म एक्सेप्टेड है, बताओ, अनलाइक वहाबिज़म, हाँ तो बहुत डिफरेंट ऑल टुगेदर। सूफीज़म को एक्सेप्ट करते थे। निजामिया सिलेबस इवॉल्व फ्रॉम इट विच इज फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ द दिस आर कम्युनल मुस्लिम्स स्कूल ऑल ओवर। अब यहाँ से एक सिलेबस निकाला, निजामुद्दीन जो था तुम्हारा, याद आया कमल, सूफी सेंट, बहुत बड़े सूफी सेंट थे दिल्ली में, है ना निजामुद्दीन, तो वो उसका सिलेबस बनाया और मुस्लिम को पूरा पढ़ाया है कि सूफीज़म ठीक है। देखो सूफीज़म कहाँ गलत है, जैसे हरे रामा हरे कृष्ण जो सुबह निकलते हैं, हाँ सड़क पे, कितना बढ़िया बात है ना, कि लोग अपना शांत में निकल रहे हैं, गा रहे हैं, भक्ति में खोए ही हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखो मार्ग समझो, यहाँ पे थोड़ा मार्ग के बारे में बताना चाहूँगा। मार्ग तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है, आप विलीन हो गए। ज्ञान मार्ग जहाँ पे ज्ञान का काम है, कर्म मार्ग जहाँ पे तुम ज्ञान और कर्म से काम करते हो, है ना, कर्म मार्ग में ज्ञान का जरूरत है। हम 3 तरीके से लिबरेशन हमें मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। यदि स्क्रिप्चर पढ़ोगे, तुम आर्ट एंड कल्चर तुम्हारा मिसिंग है, तो समझो मोक्ष हमें 3 टाइप के मिल सकते हैं, और भी टाइप हो सकता है, मत 3 टाइप समझो। कर्म योग, कर्म से मिल सकता है, ज्ञान से मिल सकता है, और तुम्हारा भक्ति से मिल सकता है। ज्ञान मार्ग जहाँ पे स्वामी विवेकानंद काम करते हैं, जहाँ पे बुद्धा काम करते हैं। वेदांता इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉलेज, और कहा था कि हाईएस्ट फिलोसॉफिकल आइडियाज किसी ने परसीव किया है तो वो उपनिषद है, वो वेदांता है। वेदांता उपनिषद सेम चीज़, समझ गए ना। अब समझो, तो यहाँ पे मैंने भक्ति मूवमेंट के बारे में, भक्ति के बारे में बात किया। देखो लोग कहते हैं, इस पे एनालिसिस करते हैं कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान लगता है, कर्म मार्ग में अपना योगदान लगता है, हम जो करते हैं। वह भक्ति मूवमेंट ही ऐसा है कि जिसमें कोई दिमाग का यूज़ नहीं है, आप अपने आप को क्या किए, ईश्वर को समर्पित कर दिए, फुल बिलीव हो गए, और उसके बाद जो ईश्वर करेंगे ईश्वर करेंगे, और तुम दिमाग चलाना छोड़ दिया। तो ये भी तो बेस्ट तरीका है ईश्वर को पाने का। जैसे मीराबाई हो गए, कबीर जी हो गए। मीराबाई का तुम देखोगे, तो मीराबाई कहाँ आओ, विलीन, राणा ने बीज दिया, मानो अमृत दिया। सुना है कि नहीं सुना है, अनुज लोटा का गाना सब, है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति मूवमेंट इट्स सो इम्पोर्टेंट। अब भक्ति मूवमेंट का मैंने बात क्यों किया इस क्लास में, अभी भक्ति मूवमेंट का इसलिए बात किया कि क्योंकि हमको सूफीज़म के बारे में बताना था, और बहुत चीज़ सूफीज़म में भी यही है क्योंकि दोनों सब साथ चला है। सूफीज़म में यही है कि जो बड़े बड़े सेंट हुए हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया साहब हुए हैं, ये बड़े बड़े सेंट जब मर जाते हैं तो उनका मज़ार बनाया जाता है और दरगाह में जाके चादर चढ़ाया जाता है, वही सूफीज़म है। आज जाते हो दरगाह में तो फूंक के देता है ना पानी, वो तो इस्लाम में कहीं नहीं है, मगर उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है इतना पवित्र है कि कोई इविल्स उसके पास नहीं आ सकता है। ये है कंसेप्ट सूफीज़म का, और ये इस्लाम में कहीं एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये वाला जो मूवमेंट है फरंगी महल मूवमेंट, ये एक्सेप्ट करता है ऐसे सूफीज़म को, ऐसे दरगाह प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करता है। अब तो समझ में आ गया होगा। देवबंद मूवमेंट देखो, देवबंद मूवमेंट, ठीक है। अब देखो, इस्लामिक सेमिनरी एट देवबंद वाज फाउंडेड इन 1867 बाय द टू थियोलॉजियंस, दो थे तो फॉर्म करने वाले थे, मोहम्मद कासिम क्या है नानौटावी, ठीक है, और रशीद अहमद गंगोही। गंगोही के बारे में नाम आया था पहले भी, ठीक है। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था जी ये। इट एम्ड एट अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स थ्रू रिलीजियस एजुकेशन एंड क्लासिकल इस्लाम को फिर से रिवाइव करना है वो, उसका मतलब यानी कि ऑल टुगेदर वही होना चाहिए जो पहले कुरान वाला दिया गया है। देवबंद मूवमेंट जानते थोड़ा रेडिकल भी हो गया था, ठीक है, मैंने बताया था पिछले क्लास में तुम लोग को। इट एम्फसाइज ऑन एजुकेशनल एफर्ट एज ए मीन्स ऑफ, बोला कि एजुकेशनल एफर्ट से ही हम अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। इट वेलकम, बताओ इसने आईएनसी का फॉर्मेशन को वेलकम किया है। देखो इसका मतलब क्या कि मुस्लिम का सभी ऑर्गेनाइजेशन ने आईएनसी को वो नहीं किया, ठीक है। देवबंद उलेमा इशूड फतवा, ऐसे खान ऑर्गेनाइजेशन जो था तुम्हारा जो था इंडियन यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, उसके अगेंस्ट फतवा जारी किया था। फतवा जारी समझते हो ना, कि फतवा मतलब है कि उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ को वारंट करना, ये अपना इन लोग का सरिया लॉ होता है, उस लॉ से फतवा जारी किया था। अभी देखते हैं ना फतवा जारी करता है तो कितना कंट्रोवर्सी हो जाता है इसमें। फतवा मतलब उसका जो पर्सनल लॉ है, यानी कि सरिया लॉ है, सरिया लॉ के हिसाब से कोई चीज़ सही नहीं लगा तो फतवा जारी कर दिए, इतना इतना इनाम है ये। अब देखो उसके बाद रेडिकल एलिमेंट भी आ जाते हैं। जब तुम्हारा सोनू निगम का जो एपिसोड हुआ था तो उसमें सोनू निगम ने अजान के बारे में कुछ बोल दिया था। अब एक चीज़ को लेके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ हमारा भारत में, है ना, तो बहुत बड़ा। आप देखो केवल मुस्लिम तो खाली इंडिया का बात नहीं है, मुस्लिम ऑल ओवर वर्ल्ड है। और ये सब कलाकार है, ये तो सऊदी अरब जाएगा, दुबई जाएगा, तो उधर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ वन ट्वीट, ठीक है। और उसमें फिर फैक्शन हो जाते हैं, बॉलीवुड फिर डिवाइड हो जाते हैं, लोग का फिर अलग डिबेट चलना शुरू हो जाता है। एक छोटा चीज़ को लेकर बड़ा बना देते हो, उसमें फिर 10 गो आ जाता है मौलवी सब फतवा जारी करने के लिए। तो ऑल टुगेदर ये होता कुछ और है, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के तौर पे, अब बनता कुछ और है। और उसी पे ठीक है सरकार अपना कर रही है, अपना इधर चल रहा है, तो सरकार के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि आदमी का ध्यान भटका रहेगा। तो क्योंकि आदमी का ध्यान भटकाना जरूरी है ना, यही तो कारण है कि मौलवी वाला एपिसोड खोल दिए, जमात वाला इशू लेके आ गए। ये नहीं बात करिएगा कि कितना एफिशिएंसी के साथ आपने काम किया है कंट्री में, लॉकडाउन कितना प्रोग्रेसिव हुआ है, कितना उस पर असेसमेंट नहीं है। बस आप एक संप्रदाय को आपने क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ऐसा क्या टेलीविजन ने उस समय क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, ये इशू चल रहा है अभी भी, एफिडेविट तो कर दिया। हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे, बहुत बड़ा इशू हो गया था उस समय, हमको तो मेरा माथा, हमने बहुत बार चर्चा किया इसके बारे में। ये बहुत डिफरेंट चीज़ था जी, बहुत गलत चीज़ हुआ था उस समय। मोहम्मद आंग्ला ओरिएंटल डिफेंस, हाँ ठीक है। इट्स ए न्यू लीडर, जो न्यू लीडर आए बाद में मोहम्मद उल हसन आए, जो काम किए इस्लामिक प्रिंसिपल और नेशनल एस्पिरेशन। हमारा जो कंट्री का एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन क्या है कि ब्रिटिश को उखाड़ के फेंक देना, ये दोनों के साथ होना चाहिए। यानी कि ऑल टुगेदर देवबंद मूवमेंट में बहुत सारे चीज़ जो थे वो पॉजिटिव एलिमेंट थे फॉर नेशनलिज्म ऑल्सो, ठीक है। हिज प्ले वॉज कंगवाई, और उसके बाद उलेमा ने उस चीज़ को स्वीकार कर दिया था। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। विल डू रेस्ट टुमारो।